हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हमने भू धातु के 9 लकारों की रूप सिद्धि जान ली है। भू धातु का अंतिम लकार आज हम जानने जा रहे हैं, जो कि है लृंग लकार। अंतिम लकार शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अंतिम लकार है लृंग लकार। इसमें रूप कैसे बनता है, सूत्र कौन कौन से लगते हैं, वो आपको पहले से ही पता है। सारा रूप अगर आप स्वयं बुद्धि लगाएं तो बना सकते हैं, पहले के नियमों को यदि ध्यान हो तो। ठीक है, सारा रूप बन जाएगा, लेकिन बनाने के लिए हम थोड़ा सहयोग कर देते हैं। एक सूत्र आपको बता देते हैं, लिंग निमित्ते लृंग क्रियाधिपत्यौ। पहले खाली ये जानना है कि लृंग लकार होता किस अर्थ में है, ये जान जाएं तो बस लृंग लगाना है। लृंग में ल बचाना है, ल के जगह पे तिप करना है। तिप है या लृ वाला है तो स्या भी आएगा, तो स्यति हो जाएगा। लृंग लकार है, अट आगम भी होगा। अट आगम भू धातु श्या, बस तमाम बवाल करके भविष्य बन जाएगा। आसानी, बहुत आसान। ठीक, तो कैसे बनेगा वो पूरा मैं सिद्ध करूंगा, पर पहले लिंग निमित्ते लृंग क्रियाधिपत्यौ यह समझना है। क्रियाधिपत्ति का मतलब होता है क्रिया सिद्ध न हो पाया हो, क्रिया सिद्ध न हो पाई हो। जैसे अभी आजकल बहुत सारी बातें रास्ते में चलते रहते हैं ना, रास्ते में चलते, अभी मान लीजिए सीढ़ी से उतर रहे हो कोई, और सीढ़ी से उतरते समय पैर फिसल गया, गिर गए, तो गिर जाने के बाद क्या कहते, यदि हम ये वाला चप्पल ना पहने होते तो ना गिरते। हाँ, अथवा मान लीजिए सीढ़ी से उतरते उतरते चले गए, गिरे नहीं, और कह देते कि ये वाला चप्पल पहने होते तो गिर जाते। यदि हम ये वाला चप्पल पहने होते तो गिर जाते, गिरे तो नहीं ना। तो जो क्रिया संपन्न नहीं हुई उसको क्रियाधिपत्ति कहे जाते हैं। क्रिया संपन्न न हुई हो फिर भी कहा जाए ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। यदि हम जेआरएफ होते तो हर महीने 45,000 महीने खाते में आ जाता। ऐसे सोचते हैं लोग, सोचते हैं ना। तो यदि व्याकरण पढ़े होते, थोड़ा समझते होते, तो अभी भविष्य इत्यादि बन जाता। ऐसे सोचते होंगे, अभी तक बना नहीं है, संपन्न नहीं हुआ, तो यह क्रियाधिपत्ति कही जाती है। परंतु यह साधारण क्रियाधिपत्यौ नहीं, लिंग निमित्ते क्रियाधिपत्यौ। लिंग निमित्ते मतलब लिंग लकार जिस अर्थ में होता है। इसी पाद का 156 नंबर सूत्र निकाल लीजिएगा। इसी के 17 सूत्र बाद 3 3 156, 3 3 156 अगर आप सूत्र निकालेंगे तो वहां पर मिल जाएगा हेतु हेतु मतोर लिंग। वही है ना, 155 तो नहीं है। ठीक है, तो वह सूत्र आपको क्या मिलेगा, हेतु हेतु मतोर लिंग। उस वाले लिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, हेतु हेतु मतोर लिंग। यह कहता हेतु और हेतुमान। हेतु मतलब कारण और हेतुमान मतलब कार्य। कारण कार्य भाव हो यदि, तो कारण कार्य भाव में भी लिंग लकार होता है। कारण कार्य भाव में कौन सा लकार होता है, लिंग। हेतु हेतु मतोर लिंग। इसी लिंग के निमित्त में, अब लिंग का निमित्त क्या है, हेतु हेतु मत भाव। लिंग किसमें होता है, कार्य कारण भाव में होता है, हेतु हेतुमान भाव में होता है। वैसे अन्य भावों में भी होता है, अन्य अर्थों में भी होता है यह लिंग, पर यहाँ हेतु हेतु मत वाला बात विशेष करके कही गई। ठीक है, तो हेतु भाव, हेतु हेतुमान भाव हो तो हेतु मतलब कारण, और हेतु मतलब क्या होता है, कारण, और हेतुमान होता है फल, है ना। कारण और फल, कारण और कार्य, ये दोनों अगर हो तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है। तात्पर्य उदाहरण देते हैं कि अगर हम दाहिने तरफ से आए होते, दाहिने तरफ से आए होते तो बैलगाड़ी में पैर ना दबा होता। जाते समय इसे कोई बैलगाड़ी से पैर दबे, दाहिने तरफ से गए होते तो नहीं दबता, है ना। और तो दक्षिणे दाहिने तरफ से जाना हेतु है और वह कार्य सिद्ध होना हेतुमान है। ठीक, हाँ, तो ऐसी बात हो, हेतु वाली हेतुमान वाली बात हो, यानी कारण कार्य भाव हो, कारण कार्य भाव हो पर क्रिया संपन्न ना हो पाया हो। कारण कार्य भाव भी बताया जाए, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता,
ऐसा बताया जाए, पर वह क्रिया हो नहीं पाई हो, तो ऐसे अर्थ में धातु से लिंग अर्थ होता है, लिंग लकार होता है। ठीक, जैसे अगर किसी के फसल बर्बाद हो गई बरसात के बिना, तो वह कहता है यदि बारिश हो गई होती तो हमारी फसल बर्बाद ना होती, है ना। यदि बारिश हो गई होती तो कृषि का फसल बर्बाद न हुई हो। ठीक है, तो या ऐसा भी नहीं, भूतकाल में भी होता है, भविष्य काल में भी होता है। दोनों मतलब मूल रूप से यहाँ पर भविष्यत्यर्थे कहा है, पर भूतकाल में भी लिंग दिखाई पड़ता है, भूतकाल में भी दिखाई पड़ता है। देखिए क्या है कि ये कार्य हुआ होता तो ये हो जाता, मतलब जो सिद्ध नहीं हुआ उसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए भविष्य भावी तात्पर्य कह रहे हैं। तो हेतु हेवा हेतु मद्भाव आदि, हेतु हेतु मद्भाव इत्यादि जो है वह लिंग का निमित्त है। लिंग का निमित्त क्या है? हेतु हेतु मद्भाव इत्यादि, कार्य कारण भाव इत्यादि। वहीं पर भविष्यत अर्थ में, भविष्य काल के अर्थ में लिंग लकार होता है क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, क्रिया सिद्ध ना हो पा रही हो तब भी। ये बात है लिंग लकार को करने वाला सूत्र। अच्छा, इसमें जल्दी जल्दी प्रवाह में हम लुंग लकार के बाद सीधे लिंग में आ गए, पर अभी हमारी नजर गई कि यहाँ पर हम एक तो सूत्र छोड़ दिए हैं, न मांग योगे। ये सूत्र तो छोड़ ही दिए हैं, है ना। न मांग योगे खाली बहुत सिंपल सूत्र है। लुंग लंग लिंग छुड़ुदाता सूत्र के तुरंत बाद सूत्र है, देखिएगा। लुंग लंग लिंग छुड़ुदाता आड़ आदि नाम के बाद मिलेगा न मांग योगे। तो लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार, इन तीनों लकारों में अट और आट होते हैं, अट और आट आगम होते हैं ना। तो वह अट और आट मांग का योग हो तो नहीं होते, मांग का योग होने पर अट और आट आगम नहीं होते। तब भाई आपने जो अभूत बनाया था ना, क्या बनाया था? अभूत। अब इस अभूत में मान लीजिए अट आगम ना हुआ होता तो क्या हो जाता? मांग का जब योग रहेगा तो अभूत नहीं रहेगा, भूत रहेगा। अभूताम नहीं रहेगा, भूताम रहेगा। अभुवन नहीं रहेगा, भुवन होगा। अट आगम नहीं होगा। मांग के योग में, मांग के योग में, मांग एक निपात है, उसके योग में अट आगम और आट आगम का निषेध हो जाता है। जैसे माँ भवतु, माँ भवान भूत, माँ अभूत ये तात्पर्य है। अट आगम मतलब अब न अभूत ये तात्पर्य लीजिएगा। हाँ, माँ यानी निषेध अर्थ का है। निषेध अर्थ वाला जो मांग है उसके योग में अट आगम नहीं होता, तो भूत वैसे रह गया। ठीक, अब फिर इसके बाद माँ स्म भवत, स्म के साथ लंग भी होता है, तो लंग लकार में भी अट आगम नहीं होगा, अभवत नहीं भवत। ठीक, स्म के साथ अगर मांग हो तो स्मोत्तरे लंग च, इस सूत्र से लंग लकार का भी प्रयोग होता है। तो माँ स्म भवत अथवा माँ स्म भूत दोनों तरह का प्रयोग होगा। अभूत कहिए तो अभवत, अभूत और अभवत ना होकर भूत और भवत हो जाएगा, अ नहीं आएगा। आठ होता तो आठ भी नहीं आता। यह न मांग योग्य सूत्र का तात्पर्य है, केवल इतना ही। ठीक है, अब माँ के योग में भी वाल्मीकि जी ने लुंग का तो प्रयोग किया है, पर अट आगम का निषेध नहीं किया है। न मांग योग्य सूत्र उन्होंने, शायद इसका कोई अपवाद सूत्र किसी दूसरे व्याकरण में पढ़ा हो, है ना। अमानुषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः, अगमः कहा है, गमः नहीं कहा है। मास्म प्रतीपम गमः, है ना। तो मास्म प्रतीपम गमः नहीं, किसी ने, हम सब पढ़ तो रहे व्याकरण पाणिनि का, पर किसी ने पाणिनीय व्याकरण पर कटाक्ष करते हुए कहा है यान्युज्जहार माहेन्द्राद व्यासो व्याकरणार्णवात पदरत्नानि किंतानि संति पाणिनि गोस्पदे। आप लोग व्यास के 18 पुराणों को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे या अन्य रचनाओं को पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसा लगेगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहे हैं। किमासीत व्रजेत किम, है ना, निवसिष्यसि मय्ये वो, और फिर उसके बाद निवत्स्यसि नहीं हुआ, निवसिष्यसि हो गया, है। निवसिष्यसि किसी तरह निजंद में बना, मान लीजिए बना भी लिया जाए, बड़ी कठिन प्रक्रिया होगी। और बहुत सारी जगह पर है ना। कहीं लभती है, लभती का प्रयोग कर दिया, लभते नहीं, है ना। हाँ, तो पाणिनि से पहले के थे, इसलिए पाणिनि से पहले के जो भी हैं उन लोगों ने इस व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया। उससे पहले और कोई व्याकरण चलते थे
तो उनके शिष्ट आगमों से, शिष्ट सूत्रों से वो सिद्ध शब्द हैं। तो व्यंग्य यह है कि व्यास जी ने जिन शब्दों को माहेंद्र व्याकरण रूपी समुद्र से लिया था, माहेंद्र व्याकरण रूपी समुद्र है, उन माहेंद्र व्याकरण रूपी समुद्र से जिन शब्दों को व्यास जी ने लिया है अपने काव्य में, क्या वो सारे शब्द पाणिनि के गोष्पद में हैं? यानी माहेंद्र व्याकरण को व्याकरण का समुद्र माना जाए तो पाणिनि व्याकरण व्याकरण का गोष्पद है, यानी गाय का पैर का खुर का निशान बन जाए, उसमें जो पानी भर दिया जाए वो गोष्पद। ऐसा किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा है। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि वो अपाणनीय है, पाणिनि वो उनका वाल्मीकि जी का है ना। हाँ, जो पाणिन्युत्तरकालीन जितने भी रचनाएं हैं, पाणिन्युत्तरकालीन जितनी भी रचनाएं हैं उनमें सारे पाणिनीय प्रयोग ही हैं, है ना क्या? हाँ, तो पाणिनि के बाद के समय में जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें पाणिनीय ही प्रयोग है। ठीक किया होगा। बिल्कुल। तो ये मतलब यह तात्पर्य मेरा यह समझा जाए कि वाल्मीकि रामायण का या व्यास जी के भागवत इत्यादि का कोई शब्द पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होता तो वह न्यूनता वाल्मीकि और व्यास की नहीं अपितु पाणिनि की है, क्योंकि पाणिनि अपने व्याकरण की परिधि में उस शब्द को नहीं ला पाए। शब्द तो अनंत है, उस शब्द को वह अपनी शब्द राशि में नहीं ला पाए, यह उनकी न्यूनता है एक प्रकार की। ठीक है, तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियादिपत्तों पर अब हम प्रसंग में आते हैं। ठीक, हेतु मत भाव इत्यादि जो लिंग का निमित्त है उस अर्थ में वह अगर प्रतीत हो रहा हो तो भविष्यत अर्थ में लिंग होता है। क्रिया की अनिष्पत्ति हो रही हो, यानी क्रिया सिद्ध ना हो पा रहा हो, तो अब बताइए क्रिया सिद्ध नहीं हो पा रही है, लिंग लकार के निमित्त में हम लिंग करेंगे, दिखाएंगे आप सबको। करें, चलिए यहीं पर दिखाते हैं। कौनों नया सूत्र नहीं लगाना है, बन गया, रेडीमेड बन के आएगा। अभी देखिए सारा काम आप पहले कर चुके हैं, सारे सूत्र पहले लगा चुके हैं, खाली यही एक नया सूत्र लगाना था। धातु ले लिया हमने, वही भू। ठीक, धातु वही भू ले लिया, उसके बाद प्रत्यय लगा दिया। कौन सा सूत्र, कौन सा लगाया? लिंग निमित्ते लिंग क्रियादिपत्तौ। ठीक, डैश डैश डैश, खाली यही एक नया सूत्र लगा। स्पष्ट है? अब यहाँ ई की मात्रा कोई चढ़ाना चाहे तो यहाँ से पहले चढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए। लिंग निमित्ते लिंग क्रियादिपत्तौ ऐसा होगा। यहां पर देखिएगा लिंग में से बचेगा क्या? बचेगा ना, यानी यहां पर भी पहले वैसे ही भू ल के जगह पे क्या आएगा? कौनो नया सूत्र तो नहीं लग रहा है ना, खाली यही एक लगा है। टिप आएगा भूत प्लस टिप या तस या झी या सिप या थस या थ या मिप या वस या मस, इनमें से 9 में से कोई आ जाएगा। ठीक, शॉर्टकट में हम आपको कहें तो यहीं इसे लिख के दिखा देते हैं कौन कौन से देखिए, तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस और मस, ये इतने जो प्रत्यय हैं इनके स्थान पर हो क्या जाता है वह आप जानते हैं। टिप में से बचता है सभी गीत लकारों में खाली खाल त, यही तो बचता है। गा की संज्ञा वाले सभी लकारों में टिप में से खाली त बचता है। तस के जगह पे आ जाता है ताम। ठीक, तस थस मिपाम ताम तम तामह, तस के जगह पे ताम, थस के जगह पे तम, थ के जगह पे त और मिप के जगह पे अम। ये इतना तो करेंगे ही आप। 5 हो गया। झी के जगह पे अंति, अंति होगा और अंति में से बचेगा अन। क्या बचेगा? क्योंकि ई का इतस्य से लोप और ता का संयोगांत से लोप, हसेलोप। ठीक, अन हो जाएगा। सिप में से बचेगा खाली खाल स, जिसको आप विसर्ग कर पाएंगे जिसके जगह पे, है ना। थस के जगह पे तम हो जाएगा, थ के जगह पे तम, मिप के जगह पे अम। वस का बचेगा केवल व और मस का बचेगा केवल म। बस खत्म है बवाल, कोई नया काम नहीं हो रहा है ना, पहले के लकारों जैसा ही काम हो रहा है। अब होगा क्या आगे, यहाँ देखते जाइएगा। भू तिप, यहाँ से आगे हम मिटाएंगे। टिप में से आप जानते हैं, अच्छा टिप है, करिया कलर ही लेते हैं। देखिए यह जो टिप है, टिप से पहले स्यतासील रिलुटो,
लिट, लिंग, इन दोनों लकारों में होता है स्य, और बाकी लकारों में होता है, लुट में होता है तास, तासी। स्य और तासी ये दोनों होते हैं लिट और लुंग, लई, लिट लिंग और लुट लकारों में, लिट लिंग में स्य और लुट में तास। ये समझे, तासी मतलब समझ गए। तो लृ शब्द से लिट और लिंग दोनों लकारों का ग्रहण किया गया था। लृ में स्य और लुट में तासी, ठीक है। तो ये सेतासी लृलुटो से स्य आएगा, आएगा ना। टिप में से बचेगा क्या? अच्छा चले रहे, टिप को भी वैसे रहने देते हैं, बचा के रखते, थोड़ा देर आराम कर ले। यहाँ शप नहीं आया, शप की जगह स्य आया, ये तात्पर्य है। कर्तरी शप जिस शप लाना चाह रहे थे लेकिन वो शप आया नहीं, उसकी जगह पे उसको बाध करके स्य आ गया। भू को अब उससे पहले यहाँ क्या करेंगे, स्य जो है वलादी है, इसका पहला वर्ण क्या है? वल। यह प्रत्यय सार्वधातुक नहीं है, आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण हो वल, तो उसको हो जाता है इट आगम, स्य नहीं रह जाएगा, इससे बन जाएगा, है ना। कौन सा नियम लगेगा? आर्ध धातु का सेठ वला दे। सारे नियम पहले वाले ही लग रहे हैं ना, कौनों नया तो नहीं लग रहा है ना। अच्छा, जब ये दंत को ये इट आगम होगा तो वह कुछ और भी करेगा। क्या कर देगा? दंत स को मूर्धन्य श भी कर देगा, आदेश प्रत्यय हो सूत्र, है ना। आदेश प्रत्यय हो दंत स को मूर्धन्य श भी कर देंगे। अच्छा, ये जो इश्य प्रत्यय है ये आर्ध धातुक प्रत्यय है। सार्वधातुक प्रत्यय चाहे आर्ध धातुक प्रत्यय पर में हो तो धातु को गुण हो जाता है, यानी यहां गुण हो जाएगा। भू को क्या बन जाएगा? हो। अब आप कहेंगे कि यहां तो प्रत्यय में प की संज्ञा नहीं हुई, काहे गुण हो रहा है? भाई प की संज्ञा या प की संज्ञा नहीं हुई है या हुई है, या आपको केवल सार्वधातुक प्रत्यय में देखना है। आर्ध धातुक प्रत्यय तो चाहे जैसा हो उसके पहले गुण होने लग जाता है, ठीक। कित गित होगा तो निषेध होगा। सार्वधातुक में वो देखना पड़ता है, प की संज्ञा है कि की संज्ञा, वो देखना पड़ता है सार्वधातुक में। आर्ध धातुक में तो विशेष नहीं है समस्या। तो सार्वधातुक आर्ध धातुक है, उसे भू को भो बना दिया। भो को एचो या वायावा से अब का बना लेंगे? आप कहेंगे ये तो पूरा भविष्यति के ट्रैक पे चल रहे हैं। भो को क्या बना दिया? भव बन गया एचो या वायावा से, भव इश तिप। अब आप चाहे ये देखिए तिप प्रत्यय हो चाहे कौनो और भी प्रत्यय हो, यह भव ईश्य को जोड़कर क्या बन जाएगा? भविष्य बन जाएगा। इसको किसको अपना भविष्य बनाना है? यहां से भविष्य बनाइएगा, ठीक। भविष्य बन गया। अब ये लिंग लकार है, लिंग लकार है तो एक काम और होगा, वह आप पढ़ चुके हैं, लुंग लंग लिंग षडुदात, हट आगम भी होगा, है ना। अब भविष्य नहीं रह गया, अब अभविष्य हो गया, है ना, ठीक। जब आप भविष्य बना लेंगे तो भविष्य बनने के बाद अभविष्य हो जाएगा, यानी भूतकाल बन जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद अभविष्य, बस और कुछ नहीं करना है भाई। आप टिप में से बचेगा जो वही जोड़ दीजिए, बन गया। आपने लिट लकार में जिस तरह से भविष्यति में भविष्य बनाया था, है ना, लिट लकार में भविष्यति में जैसे भविष्य बनाया था, भूष्यन, भूष्य, शन नहीं स्य, भूष्य, भोष्य, भवस्य नहीं ई, भव ईस्य, है ना। भविष्य दंत स को मूर्धन्य श करके भविष्य जैसे बनाया था वैसे यहाँ पर भी भविष्य बनेगा, और भविष्य बनने के बाद अट आगम आप करिएगा और भविष्य बन जाएगा। अभविष्य के बाद ति प्रत्यय का ती बचा है, उसके इतश्च से ई का लोप कर दीजिएगा, अभविष्यत। मूल रूप से बात इतनी है। लिट लकार का रूप यदि आपको याद हो तो यहां देख लीजिए। क्या लिट लकार का मैं रूप लिख रहा हूं? आप देखिए शॉर्टकट में, भविष्यति याद है, भविष्य, हे प्रभु, भविष्यति, और फिर उसके बाद भविष्यतः, भविष्यन्ति। मैं पूरा लिट लकार का रूप लिख रहा हूं, यदि आपको याद हो तो लिट से लिंग में कितने आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब लिट लकार में जो जो काम नहीं हुआ था, लिट लकार से जो एक्स्ट्रा काम होता वही आप कर डालिए लिंग में,
लिट लकार से एक्स्ट्रा काम क्या होता है? अट आगम। ठीक, अट आगम होता है ना, लुंग लंग लिंग छोट उदात्ता, तो सभी के अगवा हम आ लिख दें, आ बन जाएगा। अभी देखते रहिए, ये एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है ना सभी जगह। ये और क्या काम एक्स्ट्रा हो रहा था? सभी ई का लोप कर दीजिए। तो इतश्च सूत्र से इस ई का लोप किया हमने, इतश्च सूत्र से इस ई का लोप किया हमने, और यहां पर एक काम और हो जाएगा, संयोगांत से लोपा से ता का भी लोप हो जाएगा। ठीक, तो संयोगांत से लोपा से ता का भी लोप हो जाएगा। फिर इसके बाद इस ई का भी लोप कर देंगे, बचेगा स। इसी स को आप विसर्ग कर दीजिएगा, ससजो रू से रू करके खरवसाने विसर्जनी यहां से। ठीक, यहां इन दोनों का भी, यहां पर भी अगला सूत्र लगाएंगे, भी रहने दीजिए। ठीक, यहां मी जो है, यहां ई का लोप नहीं होगा, या कर ही लेते हैं, अभी रहने देते हैं। और अब अगले काम क्या होगा? दो काम और बचा है। एक नित्यम गीता, नित्यम गीता लगा लेंगे, मस वस मस के स का लोप कर देंगे। अगला सूत्र आप लगा लीजिए, तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह। तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, वो तस के जगह पे कर देगा ताम। क्या कर दिया? थस के जगह पे क्या कर दिया? तम। थ के जगह पे क्या कर दिया? त। और मिप के जगह पे क्या कर दिया? अम। अब मिप नहीं अम रहेगा याद जब, तो अभविष्य अम, इसका पहला वर्ण यही नहीं रहा, तो दीर्घों यही नहीं लगा। अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर बन गया अभविष्यम। ठीक, बस पूरा बन गया, खत्म। तो देख लीजिए, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। खत्म हो गया। ऐसे रूप बनता है, बहुत ज्यादा बवाल नहीं, पर यहां देख लीजिए अभविष्यत बन ही गया है। ये ताम बनाए के देख लीजिए आप। इतना काम तो सब जगह करेंगे ही, लुंग लंग लिंग छोट उदात्ता से अटागम होगा ही। भू धातु को भू को भो करेंगे, भो को भव करेंगे, इससे तो आएगा ही, से आएगा उसको ईटागम होगा ही, है ना। तो अभविष्य सभी जगह बनेगा, सभी प्रत्ययों में। खाली आपको प्रत्ययों का आदेश बदलते जाना है। तिप का बचेगा त अभविष्यत, तस के जगह पे आ जाएगा ताम अभविष्यताम, झी के जगह पे होगा झोंता से अंत, अंति बनेगा अभविष्य अंति, ई का लोप होगा, ता का लोप होगा अभविष्यन। ठीक, अन बचेगा। अभविष्य के बाद सिप का स जुड़ेगा, वो स को विसर्ग हो जाएगा अभविष्य। फिर उसके बाद तम, थस के जगह पे तम हो जाएगा तो अभविष्यतम, थ के जगह पे त हो जाएगा तो अभविष्यत, मिप के जगह पे अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर अभविष्य अम अभविष्यम। वस के जगह पे वह, मतलब स का लोप हो जाएगा नित्यम गीता से, तो अभविष्या, अभविष्याव, अतो दीर्घ यहीं से ये आ को दीर्घ भी होगा, और अभविष्याम। ठीक, स्पष्ट है। इतना अंतर पड़ा आपको, तो लिट लकार से लिंग लकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने संक्षेप में भू धातु के 10 लकारों का रूप पढ़ लिया। अब कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो इसमें, एक आध रूप में, तो हम एक रूप को और बढ़िया से सूत्र सहित बना देते हैं। ठीक, एक कई रूप और बताएंगे, बाकी सब आप समझ लीजिएगा इसी तरह, क्योंकि प्रक्रिया समझे हुए हैं। ठीक, भू लिंग, लिंग का बचेगा ल, समझ लीजिए। ठीक, ला के जगह पे आ जाएगा तिप्तसी का तस, मान लीजिए। क्या ला ले? तस, द्विवचन की विवक्षा में। तस के जगह पे क्या हो जाएगा? अब फिर रुकिएगा, भू स्य तस होगा कि नहीं? भू से तस। फिर इसके बाद भू ई स्य तस होगा कि नहीं? इटागम होगा, अर्ध धातु का सेट बला दे। फिर उसके बाद भू ईश्य तस होगा कि नहीं? अट आगम भी हो जाएगा, अ भू ईश्य तस, यहां तक पहुंचेंगे। फिर अ भो ईश्य तस होगा, भू को भो कर लेंगे सार्वधातु का अर्धातु से। फिर एचो ये वायावा से अवगुण कर देंगे, तो अ भव ईश्य, इसी में जोड़ देते हैं भिष, अभविष्य तस, तस है ना, अभी तस ही लिखते हैं, फिर अगले स्टेप में अभविष्यताम बन जाएगा।
तस्थस्थमिपाम ताम तम तामः। सरल है। तो हमने लिंग लकार का भी रूप बना डाला। कोई भी स्टेप ऐसा हो जो आपको न समझ में आया हो तो आप बता देंगे, उसको हम समझा देंगे कि यहाँ स्या क्यों आया, यहाँ ईट आगम क्यों हुआ, या यहाँ ये क्यों हुआ, यहाँ वो क्यों हुआ। ऐसा कोई भी स्टेप यदि आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। है किसी को कोनो प्रश्न? नहीं है तो ये भू धातु का लिंग लकार समाप्त हो गया यहीं पर। यदि अन्य धातुओं का भी इसी तरह जानना है तो मैं संक्षेप में जल्दी जल्दी बता देता हूं। कौन सा? लेट लकार। लेट लकार बिहान पढ़ाया जाएगा। बिहान नहीं, लेट लकार को कल, क्योंकि प्रतिपदा है परसों। परसों लेट लकार आप सबको बहुत आसान है, आसान है। लट की तरह ही लेट भी है, इतना सारा आगम होता है, इतने सारे नियम हैं। हाँ, परसों, कल प्रतिपदा है, परसों देख लिया जाएगा। तो अभी कल का संति आज ही देखिएगा। मेन बात क्या क्या होती है लिंग लकार में वो यहां देखिएगा। धातु रहेगी अध। कौन सा? अध। ठीक, क्या लेट नहीं, यही लकार। सभी धातुओं का जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक, श्री श्री 108 बन जाते हैं, 108 रूप बनाकर। तो 108 रूप बना के एक साथ श्री श्री 108 बन जाएंगे हैं। तो अध धातु हो गया, 9 रूप बन गया ना, 9 रूप बन गया। अभी और बनेगा, बाकी बचे 99 और बना लेंगे 11 धातुओं का। अध धातु यहां भी आपको इतना पता है कि स्या तो आएगा, है ना। और प्रत्यय, मैं थोड़ा सा प्रत्यय से पहले स्या को जोड़कर रखता हूं, यानी प्रत्यय रहेगा स्यत, है ना। प्रत्यय रहेगा स्यत या फिर स्यताम या फिर स्यन। शॉर्टकट में चल रहा हूं, स्या अन स्यन। ठीक, टिप रहेगा ता बचेगा, तस रहेगा ताम हो जाएगा, झी रहेगा अन होकर अंति होकर अन बचेगा, स्यन। अब यही जो स्यन है कहीं कहीं पर ईश्यन, ईश्यता, ईश्यत, ईश्यताम ये होगा। मतलब दोनों तरह का रहेगा, दोनों तरह का मैं लिख देता हूं। फिर उसके बाद स्यह ये होगा ना, सिप का स। फिर स्यतम, फिर उसके बाद स्यत, फिर उसके बाद श्यम, श्याव और श्याम। ऐसे ही तो प्रत्यय आएंगे पूरे, श्याम। अच्छा, और अथवा में क्या आ जाएगा? जब इट आगम होगा तो इष्यत होगा, है ना, मूर्धन्य श भी हो जाएगा। अथवा इष्यताम होगा। फिर इधर क्या होगा? इष्यन होगा। इधर क्या होगा? इष्यह होगा। इधर क्या होगा? इष्यतम होगा। इधर क्या होगा? इष्यत। इधर इष्यम और इधर इष्याव। एक मिनट, इष्याव और इधर इष्याम हो जाएगा। अब खाली धातु बदलते जाइए। अध धातु का आपने अत्ता, अत्तारु, अत्तारा बनाया था, अत्सति, अत्सता, अत्संति बनाया था, यानी अध धातु को ईट आगम नहीं होता, है ना। अट धातु को ईट आगम नहीं होता। खाली आपको क्या करना है? अट या फिर आठ, अट या फिर आठ का आगम करना है। अब आपकी धातुओं की लिस्ट जो है 10 गणों की, उनमें से केवल अध धातु, केवल अध धातु ऐसी है जिसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है। कहने को तो अस का भी है, लेकिन वह अस भू के रूप में बदल जाएगा स्या परे रहने पर, तो वो उसका भी पहला वर्ण स्वर नहीं रहेगा। ठीक, तो केवल अध धातु में 8 होगा। तो अध धातु के प्रसंग में आप यह रख लीजिए कि 8 प्लस अध। ठीक, 8 प्लस अध, इसको जोड़कर अध को जोड़कर हम आद लिख दें तो कोनो दिक्कत नहीं, आद। अब इस दा को खरी च से त हो जाएगा, क्योंकि स्य ईट आगम होगा नहीं, सभी जगह स्य का स परे रहेगा इसके। तो द को क्या हो जाएगा? खाली त हो जाएगा। इतना ही काम होगा खरी च से। आप बना लीजिए आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन, आत्स्यः, आत्स्यतम, आत्स्यत, आत्स्यम, आत्स्याव, आत्स्याम। ये अध धातु हो गया। अस धातु जो होगा ना, जब क्या होगा? अस धातु रहेगा जब अस होगा। ठीक, अस के बाद जैसे स्या आएगा तैसे अस्तेर भू से उसको भू हो जाएगा, पर बाकी अभविष्यत, अभविष्य ये इश्य वाला आ जाएगा।
अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्या, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। भू धातु की तरह रूप चल जाएगा अस धातु का। अस्तेर भू एक नया नियम लगा खाली बस। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हु धातु। कौन सी धातु? हु। अट आगम होगा इसको कि नहीं? यानी हु नहीं रहेगा, अहु हो जाएगा। तुरंत बाद स्य है, तुरंत बाद में स्य है, सार्व धातु का अर्ध धातु के उससे गुण हो जाएगा, हु को बन जाएगा हो, अहो। बस बना लीजिए। अब यहां इसके तुरंत बाद देखिए ओ है, ओ होने के कारण दंत स को मूर्धन्य श हो जाएगा, खाली इतना काम होगा। ठीक, दंत स को मूर्धन्य श हो जाएगा। इट आगम नहीं होगा यहां, क्योंकि होता होतारो होतारा बनाया था, होश्यति होश्यता होश्यंती बनाया था, वहां इट आगम नहीं किया था हमने। तो यहां भी इट आगम नहीं होगा। होश्यत क्या बनेगा? अहोश्यत, मूर्धन्य श समझिएगा ये सभी जगह। अहोश्यत, अहोश्यताम, अहोश्यन, अहोश्यः, अहोश्यतम, अहोश्यत, अहोश्यम, अहोश्याव, अहोश्याम। अतः हु धातु के बाद आ जाइए दीव धातु। अट आगम होगा ही, है ना? दीव धातु का देवी बना लीजिएगा। कौन सा? देव। देव धातु का देव हो जाएगा। अब देव पुगंत लघु पदस्य च से गुण होगा ही। देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यंती बनाया ही था हमने, तो वैसे अदेव हो गया। इसके बाद वैसे जोड़ लीजिए, इट आगम होगा यहाँ, तो पर वाला जोड़िए। अदेविष्यत, अदेविष्यताम, अदेविष्यन, अदेविष्यः, अदेविष्यतम, अदेविष्यत, अदेविष्यम, अदेविष्याव, अदेविष्याम। खत्म है। देव धातु के बाद आ जाते हैं हम कौन सी धातु? शुद्ध धातु पे आ जाते हैं। ठीक, नहीं, सुई धातु। सुई, सुई धातु में रहता है सु, आगे आएगा अ, और सु को भी उगंत लघु नहीं, सार्व धातु का अर्ध धातु को उसे गुण होकर असो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे हु को अहो, वैसे सु को असो, है ना? और यहां भी क्या होगा? इस दंत स को आप खाली मूर्धन्य श कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी सोष्यति, सोष्यता, सोष्यंती, सोता, सोतारू, सोतारा, ये सब रूप बनाया था। इट आगम नहीं किया था, है ना? इट आगम नहीं हुआ था। तो अब सोता, सोतारू, सोतारा मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि किसी को सोता रह कह रहा हूं मैं, सोता रह, जगना मत, है ना? तो वही वाला है, इट आगम नहीं हो रहा, कहने का तात्पर्य है। जब इट आगम नहीं होगा तो आप देख लीजिए, ये दंत स को मूर्धन्य श कर लीजिए, बाकी हो जाएगा असोष्यत, असोष्यताम, असोष्यन, असोष्यः, असोष्यतम, असोष्यत, असोष्यम, असोष्याव, असोष्याम। काम वैसा ही है सभी जगह। यानी 6 लकार बहुत आसान है, और 6 नहीं 4 समझिएगा। लिट और लुंग तो बड़े खतरनाक हैं, लिट और लुंग। और बाकी 4 सार्व धातुक लकार जो लट, लंग, विधिलिंग, आशीर, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये 4 हैं। इन चारों में सब धातुओं में अलग अलग हो जाता है विकरण के कारण, है ना? अलग अलग विकरण के कारण। बाकी कहीं विकरण रूपी समस्या नहीं आती किसी भी धातु में। बाकी 4 लकारों में कौन कौन से में? लुट में, लिट, लिंग, लुट, लिट, लुट, लिट, लिंग और आशीर्लिंग। तो अब इसके बाद देखिएगा, सु के बाद बारी आती तुद। तुद को भी अट आगम होगा, और तुद बेचारा बन जाएगा, तोद पहले बनेगा। और इसका भी हमने रूप बनाया था, तोता, तो तारो, तो तारा, तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, ऐसा बनाया था ना। यानी इट आगम नहीं होता। तो तुद को क्या कर देंगे? तोत बना देंगे खाली, बस। पहले तोत बना, वही तोत हो गया। पहले तुद बना, तुद को क्या हो गया? तोत। ठीक हो जाएगा, तो तोत हो गया। अतोत्स्यत, अतोत्स्यत, अतोत्स्यताम, अतोत्स्यन, अतोत्स्यः, अतोत्स्यतम, अतोत्स्यत, अतोत्स्यम, अतोत्स्याव, अतोत्स्याम। खत्म है। केवल खरी च से तुद के तुद को द को त करिएगा, पुगंत लघु पदस्य च से गुण कर लीजिएगा। तुद के बाद आ जाते हैं हम तन धातु पर। तो यहाँ अ, त, न, है ना? यहाँ ईट आगम होगा। ठीक, ईट आगम होगा तो इसी में अतन में इष्यत जोड़ते जाइए। अतनिष्यत, अतनिष्यताम, अतनिष्यन, अतनिष्यः, अतनिष्यतम, अतनिष्यत, अतनिष्यम, अतनिष्याव, अतनिष्याम। कोई दिक्कत नहीं ना?
फिर तन के बाद आ जाइए क्री। क्री धातु को कर हो जाता है, क्या कर, क्री धातु को हो जाएगा क्री को कर। और इष्यत, ये कर धातु, ये करिष्यति करिष्यता इत्यादि बना था, है ना। तो अकरिष्यत अकरिष्यताम अकरिष्यन अकरिष्यः अकरिष्यतम अकरिष्यत अकरिष्यम अकरिष्याव अकरिष्याम। खत्म, ये भी हो गया। क्री धातु के बाद कौन सा भाई, क्री को करिष्यति बनाया था ना हमने, क्री को कर्ता तो बनाया ही था, करोति तो बनाया ही था। तो क्री में जो री है उसी को गुण होकर कर हो गया है, तो खाली तो नहीं, क्री के री को गुण होकर री के जगह पे जब गुण होता है तो अर हो जाता है, ठीक, री के जगह पे अर आ जाएगा तो कर बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्री। क्री के बाद आते हैं कौन सी धातु, क्री। ये क्री रहेगा अ, क्री को क्या बन जाएगा क्रे, अरे क्री को क्या बन जाएगा क्रे, क्रे बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा अ क्रे। अब दंत स को मूर्धन्य श बना लीजिएगा, दंत श को आप क्या बना लीजिएगा मूर्धन्य श, ठीक। ये दंत श मूर्धन्य श बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या अक्रेष्यत, ठीक, क्या बन जाएगा अक्रेष्यत। दंत स केवल इतना ही करना है बस, क्रेता क्रेष्यति में हमने मूर्धन्य स ही केवल किया था, इट आगम तो हुआ नहीं था, हैं। तो अक्रेष्यत अक्रेष्यताम अक्रेष्यन अक्रेष्यः अक्रेष्यतम अक्रेष्यत अक्रेष्यम अक्रेष्याव अक्रेष्याम, ठीक। तो ये हो जाएगा क्री धातु का। क्री धातु के बाद आ जाते हैं हम रुध। रुध को अरुध हो जाएगा, ठीक। यहां भी आसान है रुध धातु, सबसे आसान यहाँ रुध धातु लगेगा, या तो आशीर्लिंग में लगा था या तो यहाँ, है ना। रुध को खाली रोध बना दीजिएगा पहले, उगंत लघु पध से च से गुण करके, है ना, और खरी च से धा को ता कर दीजिएगा, बन गया अरोत्स्यत अरोत्स्यताम अरोत्स्यन अरोत्स्यः अरोत्स्यतम अरोत्स्यत अरोत्स्यम अरोत्स्याव अरोत्स्याम, ठीक, पूरा हो गया, खत्म। रुध के बाद आ जाइए चुर धातु। अट आगम होगा, है ना, अट आगम होगा, और वहां लट लकार में रूप क्या बना रहे थे, अचोरयत चोरयिष्यति बनाया था ना, तो अचोरय बन जाएगा, अचोरय, इसमें इष्यत जोड़ते रहिए, अचोरयिष्यत अचोरयिष्यताम अचोरयिष्यन अचोरयिष्यतः अचोरयिष्यः अचोरयिष्यतम अचोरयिष्यत अचोरयिष्यम अचोरयिष्याव अचोरयिष्याम। खत्म। यदि आप प्रक्रिया समझ जाते हैं तो आपको धातु रूप ऐसे याद रह जाते हैं, आपको कोनो काम करना ही नहीं, आपको पता है तस है तो उसके जगह पे ताम आया है तो अचोरयिष्यताम, खत्म। प्रक्रिया समझने के बाद ऐसे धातु रूप याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। तो हमने इस तरह से कुछ प्रमुख धातुओं के दसों लकारों के रूप देखे परस्मय पद में। अब आत्मनेय पद में एध धातु है, आत्मनेय पद में एध धातु है, उसको देखा जाएगा, और उसके भी मिलते जुलते, जैसे इसमें कुछ धातु है, जैसे क्री है, क्री धातु, क्री धातु, तुद धातु, तन धातु, मतलब ज्यादातर अंतिम के 5-6 गणों की धातुएं उभय पदी हैं, आत्मनेय पद में भी उनके रूप बनते हैं, तो उसको भी उनके साथ मिलाते हुए देख लिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस पूरे व्याख्यान में अभी जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।